दोनों परिभाषाओं को हम यदि अध्ययन करते हैं तो समझते हैं कि इसमें मौद्रिक नीति वो है जो मुद्रा के विस्तार या संकुचन या फिर हम कहें कि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण का कार्य करती है। और यह कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। किस लिए? आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं। ये कुल 5 उद्देश्य हैं। उनमें से फर्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रल मनी ऑब्जेक्टिव, मीन्स तटस्थ मुद्रा उद्देश्य। अब अर्थशास्त्रियों का यह मत रहा कि मुद्रा को तटस्थ बनाए रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए। जबकि मुद्रा को तटस्थ कब माना जा सकता है? तब जब उसकी मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर ना पड़े। इनकी ये मान्यता है कि आर्थिक जगत में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनका प्रमुख कारण क्या है? मौद्रिक परिवर्तन है। जैसे कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वस्तुओं सेवाओं की मांग में भी तत्काल वृद्धि हो जाती है और जनसाधारण की मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन में तत्काल प्रभाव से वृद्धि नहीं हो पाती। इस स्थिति में मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। और अगर मुद्रा की मात्रा में कमी हो गई है तो जनसाधारण की मौद्रिक आय में भी कमी हो जाएगी और वस्तुओं और सेवाओं की मांग मीन्स डिमांड में भी कमी हो जाएगी, किंतु उत्पादन में तत्काल प्रभाव से कमी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा में पूर्ति अथवा कमी के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अस्थिरता, इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार से मुद्रा के विस्तार अथवा संकुचन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा? मनी की डिमांड एंड सप्लाई का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो तटस्थता का लक्ष्य ही यह है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कारण मूल्य स्तरों, उत्पादन, रोजगार एवं आय की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों से अर्थव्यवस्था को मुक्त रखा जा सके। अतः हम यह कह सकते हैं कि तटस्थ मुद्रा नीति यह प्रतिपादित करती है कि मुद्रा की कुल मात्रा इस प्रकार से नियंत्रित की जाए कि उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर ना पड़े। कुल उत्पादन, समस्त सौदे, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का स्तर एक कुशल वस्तु विनिमय प्रणाली अथवा मुद्रा विहीन प्रणाली के समान ही रहे। तो इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? इस स्थिति में मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापक के रूप में ही सीमित रखा जाना चाहिए, नहीं तो इसके अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर और भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम ट्रेड साइकिल्स या व्यापार चक्र कहते हैं। अगर मुद्रास्फीति या संकुचन की स्थिति है तो क्या होगा? मांग एवं पूर्ति इम्बैलेंस हो जाएगी, उत्पादन एवं उपभोग में साम्य की स्थिति भी इम्बैलेंस हो जाएगी। कब? जब मुद्रा तटस्थ नहीं है। तो अगर मौद्रिक नीति को तटस्थ बनाए रखें तो मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रमाणित नहीं होगी। तो तटस्थ मुद्रा नीति से क्या होगी? अर्थव्यवस्था में स्थिरता और बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी। अतः अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा की तटस्थता नीति मौद्रिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। अब इस संबंध में प्रोफेसर हेयक ने भी कहा कि मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन की स्थितियां मौद्रिक अधिकारियों द्वारा तटस्थ मुद्रा नीति न अपनाए जाने के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है। यदि ये अधिकारी इस नीति का अनुसरण करें तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो व्यवधान होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए यह एक मुख्य उद्देश्य माना जाना चाहिए। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, कैसे? मीन्स किस प्रकार से मुद्रा को तटस्थ रखा जा सकता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि इस नीति के समर्थकों का मत क्या है कि केवल विनिमय के माध्यम और मूल्य मापक के रूप में ही मुद्रा को सीमित रखा जाना चाहिए। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या होने चाहिए? विनिमय के माध्यम एवं मूल्य मापन। तो
मुद्रा का कार्य मूल्य स्तर के निर्धारण का नहीं है और मुद्रा को तटस्थ उसी दशा में माना जा सकता है जबकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से वस्तुओं के उत्पादन और उनकी क्रय विक्रय तथा मूल्य स्तरों पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसी स्थिति का सृजन मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखकर ही किया जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा की चलन गति को भी नियंत्रित रखा जाना चाहिए या स्थिर रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि चलन गति में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप कुल कार्यशील पूंजी मुद्रा की मात्रा भी घटती या बढ़ती है और इसका प्रभाव किस पे देखने को मिलेगा? अर्थव्यवस्था पर। इसलिए क्या किया जाना चाहिए कि मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखकर मुद्रा को तटस्थ बनाए रखने के लिए मुद्रा की मात्रा एवं चलन गति दोनों पर ही नियंत्रण रखा जाना चाहिए। यह कार्य कौन करेगा? मौद्रिक अधिकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तटस्थ मुद्रा उद्देश्य की आलोचना। इसकी आलोचना किन किन आधारों पर की गई है इसका हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है गलत धारणा पर आधारित, रॉन्ग अजम्पशंस। यह सिद्धांत इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है, परंतु मुद्रा के परिमाणिक सिद्धांत में अनेक दोष पाए जाते हैं। इस सिद्धांत को अधिक उपयुक्त नहीं मानते हैं आजकल के अर्थशास्त्री, तो इसलिए ये विचारधारा अधिक तर्कसंगत नहीं लगती है। सेकंड है नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई है, प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशंस। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा की पूर्ति को भी स्थायी बनाए रखना आवश्यक है और अगर कुछ भी मूलभूत परिवर्तन हुए तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तनों के साथ समायोजन करना पड़ेगा और वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा कार्य लगता है। अब हम बात करते हैं थर्ड, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटीज। इसके अलावा स्वतः ही विरोधाभासी है कि इस नीति के समर्थक इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप ना होना चाहिए। तो इस प्रकार तटस्थ मुद्रा नीति स्वतंत्र व्यापार दर्शन पर आधारित है। इसके अलावा फिर तर्क ये भी दे रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित स्तर पर बनाई रखी जाए और अर्थव्यवस्था में उत्पन्न परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी की जाए। तो ये तर्क दूसरे तर्क के अपोजिट है, ऐसा एक साथ नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट है अव्यावहारिक है, ये इसको क्रियान्वित करना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समाज की जो रचना है, जो अर्थव्यवस्था है हमारी, वो प्रावेगिकशील है, सभी आर्थिक तत्व परिवर्तनशील है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति में कमी अथवा वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है परिवर्तनों के फलस्वरूप। जैसे हम बात करें अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को सुधारने के लिए मुद्रा प्रसार एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसके अलावा अविकसित, अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रा प्रसार का एक अलग अलग आवश्यक महत्व के रूप में रोल होता है। अब बात करते हैं हम मंदी की स्थिति में असमर्थ। तटस्थ मुद्रा नीति की विचारधारा मंदी की परिस्थिति में असमर्थ रहती है। मंदी काल में यद्यपि मुद्रा की पूर्ति में कमी नहीं आती, फिर भी कीमतों में गिरावट उत्पन्न हो जाती है। फिर तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण नहीं प्रतीत होते हैं। इसके अलावा इसका आधार सही नहीं है तटस्थ मुद्रा नीति का। नेक्स्ट हम बात करेंगे विनिमय दरों में स्थिरता का लक्ष्य। किसका? मौद्रिक नीति का लक्ष्य। तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार साख नियंत्रण का उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना होता है। मौद्रिक अधिकारियों को विनिमय दरों में स्थिरता बनाए अस्थिरता उत्पन्न करने वाली शक्तियों पर उचित नियंत्रण स्थापित करने की दशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। विनिमय दरों में अधिक उच्चावचन अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। विनिमय दरों में सीमित परिवर्तन का ही होना चाहिए। मौद्रिक अधिकारियों को इनके समायोजन के लिए क्या करना चाहिए? आंतरिक मूल्य स्तरों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। अधिक उच्चावचन से क्या होगा? अधिक परिवर्तन से अधिक उच्चावचन होगा और उसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं होंगी, जैसे कि परिकाल्पनिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, विदेशी विनियोगकर्ताओं का विश्वास कम होगा और उससे पूंजी का बहिर्गमन स्टार्ट हो
जाएगा और उतार चढ़ाव के कारण क्या होगा, आंतरिक मूल्य स्तर भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। जैसे हम बात करें स्वर्णमान प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक नीति का लक्ष्य विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना था, लेकिन कई कारणों से जब विभिन्न राष्ट्रों द्वारा स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया तो फिर उस स्थिति में विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं रहा। अब हम बात करते हैं इस नीति की आलोचनाएं। आलोचनाएं क्या है? आंतरिक मूल्य अस्थिरता की समस्या है। मूल्य अस्थिरता की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस समस्या के कारण अर्थव्यवस्था का संतुलन समाप्त हो जाता है और देश की आर्थिक प्रगति में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब हम सेकंड बात करें तो अन्य देश के मौद्रिक परिवर्तनों का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। यदि अगर किसी एक देश में जो कोई भी मौद्रिक परिवर्तन हुआ है, मान लो मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा संकुचन, तो उससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में भी विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इन मौद्रिक परिवर्तनों से ग्रसित देश ऐसे उपायों को क्रियान्वित करने में असमर्थ हो जाते हैं फिर जिससे इनके दुष्प्रभावों को रोका जा सके। थर्ड हम बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आंतरिक अर्थव्यवस्था भी असंतुलित हो जाती है और उसके फलस्वरूप ये जो एक देश के या देश के अनेक राज्यों के साथ जो राजनीतिक और सामाजिक संबंध है उनमें भी विरोधाभास देखने को मिल जाता है। तो इसलिए विनिमय दरों में स्थिरता का उद्देश्य अधिक उपयोगी नहीं है, बल्कि इसमें यह देखा जाना चाहिए कि मौद्रिक नीति के विनिमय स्थिरता के उद्देश्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य स्तर में स्थिरता का लक्ष्य भी रखा जाना चाहिए। जो IMF की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसकी स्थापना इसी उद्देश्य के लिए हुई थी, लेकिन 1973 में 1973 में डॉलर का क्या हुआ, अवमूल्यन हो गया। तो फिर उस टाइम पे फिर विनिमय दरों में स्थिरता की अपेक्षा अधिक उतार चढ़ाव होने लगे और विनिमय स्थिरता के लक्ष्यों को महत्व दिया जाने लगा था। थर्ड हम बात करेंगे आज मूल्यों में स्थिरता के लक्ष्य की, प्राइस स्टेबिलिटी की। यह भी एक उद्देश्य है कि आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखा जाए। इसके लिए क्या कौन कौन थे? गस्टब, केसिल और लाडकिंस। इन लोगों ने उस उद्देश्य की वांछनीयता के लिए अपना मत दिया था। लेकिन स्वर्णमान के युग में क्या हुआ, विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य था। और फिर 1931, इसको हम ऐसे समझे कि 29 से लेकर 1933 तक विश्वव्यापी मंदी आई। तो उस उतार चढ़ाव, उस आर्थिक मंदी के कारण मौद्रिक नीति की मूल्य स्थिरता के उद्देश्यों की ओर अधिक मान्यता प्रदान की जाने लगी। किसकी बजाय? विनिमय दरों में स्थिरता की बजाय मूल्य स्थिरता का उद्देश्य मेन रखा जाने लगा। मूल्य स्तरों में उच्चावचनों के फलस्वरूप व्यापारिक क्रियाओं में भी उतार चढ़ाव होते हैं। बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में क्या होता है, व्यापारिक क्रियाओं में तेजी आती है तथा उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। और यदि मूल्यों में गिरावट होती है तो व्यापारिक क्रियाओं में भी शिथिलता, कमी आती है और इससे उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों में भी कमी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसका भी ये रहा कि ये व्यावहारिक आधार पर अगर ये तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल्य स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करना एक कठिन समस्या है। हम देखें व्यवहार में तो एक कठिन समस्या है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपूर्ण एवं प्रभावी आधार पर साख की मात्रा को नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर कंट्रोल नहीं था केंद्रीय बैंक का। तो इससे क्या हो रहा था, इससे ये हो रहा था कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तरों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है और उस वजह से विनिमय दरों की स्थिरता की तुलना में मूल्य स्थिरता के लक्ष्य में माना अच्छाइयाँ है, लेकिन मौद्रिक नीति का एक आदर्श लक्ष्य इसको नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें चक्रीय परिवर्तनों को रोकना अल्प अवधि तक ही मान्य है। मीन्स अल्प अवधि तक ही आप चक्रीय परिवर्तनों को रोक सकते हैं, उसके बाद के लिए इनको रोकना मुश्किल है। तो इसके लिए इस विचारधारा के समर्थकों ने कीन्स के पूर्ण रोजगार के आदर्श सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया।
अब बात करते हैं मूल्य स्थिरता नीति के विकल्प, या हम ये कहें कि इसके लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा तर्क दिए गए हैं, उनको हम समझते हैं। इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। पूंजी निर्माण में सहायक है, व्यावसायिक समृद्धि में वृद्धि होती है, मुद्रा संकुचन के प्रभावों को सीमित करता है, सीमित आय वर्ग के लोगों पर यह प्रभाव नहीं डालता है, तथा उत्पादन उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? निरंतर बढ़ते हुए मूल्य स्तर की नीति में, क्योंकि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था सक्रिय गतिशील रहती है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है क्योंकि लाभों में भी वृद्धि हो रही है, और इससे क्या हो, बचत करने की क्षमता भी अत्यधिक हो रही है, उससे पूंजी निर्माण में भी सहायक हो रहा है, व्यवसायिक समृद्धि भी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, रोजगार कल्याण के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं, और मुद्रा संकुचन के प्रभाव भी सीमित हो रहे हैं। निश्चित आय वर्ग के लोगों पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा उपभोग को प्रोत्साहन, धीमी गति से बढ़ते हुए मूल्यों की दशा में न केवल उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उपभोग स्तर में भी वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे गिरते हुए मूल्यों की नीति, पॉलिसी ऑफ स्लोली फॉलिंग प्राइस। इस नीति के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं वो है व्यावसायिक कार्यकुशलता में वृद्धि, अस्वस्थ व्यावसायिक इकाइयों का समापन हो जाता है ऑटोमेटिकली, राष्ट्रीय आय के वितरण में भी सुधार होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, और भुगतान संतुलन में भी सुधार होता है। इनके विपरीत जो गिरते हुए मूल्यों की नीति है, उसके विपक्ष में भी अनेक तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि गिरते हुए मूल्यों के फलस्वरूप आय, उत्पादन, रोजगार के अवसरों पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, गिरते हुए मूल्यों का चक्र प्रारंभ हो गया तो फिर मंदी की स्थिति ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमारे पास आय और बचत कम होगी तो इन्वेस्ट भी कम होगा, और उत्पादन और रोजगार भी कम होंगे। तो एक बार मंदी की दशा उत्पन्न होने पर उस पर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, इसलिए गिरते हुए मूल्यों की नीति के दोष ही दोष हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मूल्य नीति 3 प्रकार की, स्थायी, बढ़ते हुए और गिरते हुए मूल्यों की नीति के सबके अलग अलग गुण दोष हैं। और ये जो नेक्स्ट आपका लक्ष्य था 4th, ये था फुल एम्प्लॉयमेंट का लक्ष्य, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य, पूर्ण रोजगार का उद्देश्य। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।